मैं अब्दुल बासित एडवोकेट इस चैनल कानून की निगाह के ज़रिए से आप लोगों को आगाही देता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि कानून के अंदर आप लोगों के क्या क्या हकूक़ हैं और आपको क्या करना चाहिए। आज की वीडियो जो है वो चेक बाउंस से मुताल्लिक़ है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे और हम इस बात को समझेंगे कि हमें चेक बाउंस के मैटर के अंदर किस तरह से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर किस तरह से हमें स्टेप्स लेने होते हैं, क्या उसका तरीक़ेकार होता है। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि चेक बाउंस होने के बाद ज़रूरी इक़दामात कौन कौन से हैं, अगर वो इक़दामात नहीं किए जाएँ तो क्या नुकसान हो जाएगा। अच्छा, दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि जब पता चले कि कोई हमारे चेक को गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है या गलत इस्तेमाल करने जा रहा है तो क्या करना चाहिए, उसका हमारे लिए जो है वो क्या तरीक़ेकार है, हमें किस स्टेप्स के ज़रिए से आगे बढ़ना है। अगर चेक सिर्फ श्योरिटी के लिए हम किसी को दे रहे हैं या किसी और मकसद के लिए इशू कर रहे हैं, हम इशू करने वाले हैं, तो आगे मुस्तकबिल में हमारे लिए किसी किस्म की कोई परेशानी ना बन जाए, तो हमें किस तरीके से चेक को इशू करना चाहिए। इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि चेक बाउंस का नोटिस भेजना ज़रूरी है या चेक बाउंस का नोटिस भेजे बग़ैर भी हमारा कुछ काम बन सकता है, और अगर भेजा जाए चेक बाउंस के बाद नोटिस तो वो नोटिस किस तरीके से भेजा जाएगा, उसके अंदर क्या लिखना होता है, किस तरीके से भेजना पड़ता है। और इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे क्या एफआईआर के ज़रिए मुद्दई को जो उसकी डूबी हुई रकम है, जो मुखालिफ पार्टी उसकी रकम खा गई है, क्या वो रकम उसको वापस मिल जाती है या नहीं मिल सकती है, ये बात पढ़ेंगे हम। और ये पढ़ेंगे कि सिविल और क्रिमिनल केसेस क्या एक साथ पैरेलल तौर पर प्रोसीड हो सकते हैं कोर्ट में, दोनों फाइल करके दोनों चलाए जा सकते हैं और उससे हमें क्या नुकसान हो जाएगा और नुकसान नहीं होगा, ये पढ़ेंगे। और प्रोमिसरी नोट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या प्रोमिसरी नोट पर गवाहों के दस्तखत होना ज़रूरी हैं या उनके दस्तखत अगर नहीं हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और हम इसमें यह पढ़ेंगे कि चेक बाउंस किए बगैर केस फाइल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर समरी सूट का नोटिस डिफेंडेंट को वसूल नहीं हो पाए, उसको नोटिस ना मिले, तो समरी सूट जो है उसके अंदर डिक्री पास नहीं होगी। क्यों, उसकी क्या वजूहात है, ये पढ़ेंगे हम। और हम ये पढ़ेंगे कि प्रोनोट अगर बनाया गया है 5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम का, और उस पर जो स्टैम्प ड्यूटी होती है कम से कम 100 रुपये, अगर वो स्टैम्प ड्यूटी अदा नहीं की गई है तो उस पर जुर्माना लग जाएगा, और वो जुर्माना कितना होता है और किस तरीके से पे करना होता है, और उसके बगैर जो है वो सूट क्यों नहीं चलता है, ये पढ़ेंगे हम। और इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि अगर डिफेंडेंट आ गया और उसने लीव टू डिफेंड फाइल नहीं की तो इसका केस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या वो एडमिटेड पोजीशन में आएगा या नहीं आएगा, और उसके बाद हमारे पास कौन से स्टेप्स बाकी रह जाते हैं। और इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि अगर किसी के पास 4-5 साल से किसी के चेक्स पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं घर में, और 4-5 साल के बाद वो आके समरी सूट लगाने के लिए खड़ा हो जाता है, तो वो समरी सूट क्यों एडमिट नहीं होता है, वो सूट एडमिट क्यों नहीं होगा, वो सूट क्यों प्रोसीड नहीं होगा। और इसके अलावा आज हम ये पढ़ेंगे कि लीव टू डिफेंड का आर्डर कभी रिकॉल क्यों नहीं हो सकता, कि लीव टू डिफेंड के आर्डर करने के बाद ख्वाह वो किसी भी किस्म का आर्डर हुआ हो, वो उसको कोर्ट दोबारा रिकॉल क्यों नहीं कर सकती। इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि जदीद कानून के मुताबिक सज़ा का तयन 10 साल तक 489F में क्यों कर दिया गया है, और वो उसकी क्या क्या शराइत हैं, किस तरीके से है। और इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि समरी सूट के अंदर लीव टू डिफेंड कितने दिन में फ़ाइल करनी होती है, इस पर कोर्ट का क्या कहना है। इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि जिसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया गया था या जिसे चेक दिया गया था, अगर उससे वो चेक गुम हो जाता है तो गुम होने के बाद भी वो समरी सूट फाइल कर सकता है, किस तरह से फ़ाइल करा जाएगा, इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे और इस पर नज़रसानी करेंगे। और चेक को कितने अरसे में बाउंस करना होता है, ये हम पढ़ेंगे, और अगर इस अरसे में बाउंस नहीं किया तो फिर क्या करना पड़ेगा। और इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि चेक बाउंस होने के बाद हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो ज़रूरी तौर पर चाहिए होते हैं। तो चलें फिर हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ
चेक बाउंस होने की सूरत में हम उसके ख़िलाफ़ 489F में एफआईआर करा सकते हैं, जिसकी सज़ा जो है वो 10 साल तक है। और हम जो है वो अपने पैसे वसूल करने के लिए समरी सूट भी फाइल कर सकते हैं ऑर्डर 37 में। और अगर ऐसा हो कि पार्टी ये बेहतर समझती हो कि वो ऑर्डिनरी सूट फाइल करे बजाय समरी सूट के, तो उसका अपना ऑप्शन है, वो चाहे तो ऑर्डिनरी सूट भी फाइल कर सकती है। जैसा कि कुछ सूरत हालों में ऐसा होता है कि 10 लाख रुपए के मेरे पास बाउंस चेक्स हैं, लेकिन मेरे जो उसके ऊपर पैसे निकलते हैं वो 80 लाख रुपए निकलते हैं। तो वो जो है 10 लाख रुपए के बजाय पूरे 80 लाख रुपए का एक ही सूट बना के ऑर्डिनरी सूट फाइल कर सकते हैं। ये पार्टी का अपना ऑप्शन है। 489F का जो केस है, जो एफआईआर है, उसमें ये ज़रूरी है कि जो चेक इशू किया गया हो वो चेक जो है डिसऑनेस्टली आपको इशू किया गया हो, और उस चेक को जो है वो जानते बूझते इस तरह इशू किया गया हो कि ये होनर नहीं होगा, बल्कि ये डिसऑनर हो जाएगा, ये कैश नहीं होगा, ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये बात उसके लिए ज़रूरी है। और चेक जो है वो बगैर किसी शर्त के अनकंडीशनली इशू किया गया हो, जब 49F जो है वो मेंटेनेबल बनता है और सज़ा के लिए बनता है। वो जहाँ पर कंडीशन लिखी हो कि इम्प्यून चेक को बगैर इजाज़त के प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, बैंक में नहीं दिया जा सकता, और वो बगैर तहरीरी इजाज़त के बैंक के अंदर पेश किया गया है, तो इस सूरत में मुलजिम बच जाएगा और वो एक्यूटल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर तहरीरी तौर पर इजाज़त का लिखा गया है। मेरा कहना ये है कि जब आप कोई ऐसा चेक इशू करें कि जो छोटी के तौर पर है या किसी और वजह से है, तो उसके अंदर जो है इस बात को प्रॉपरली मेंशन करें कि ये जो चेक है वो मेरी प्रायर परमिशन के बगैर प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। तो आप जो है वो जो भी इस किस्म के थ्रेट के मामलात होते हैं इससे बच सकेंगे। अच्छा, चेक जो है वो रीपेमेंट ऑफ लोन या फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन के लिए होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो जो चेक है वो छोटी के लिए दिया गया है, जैसे कारोबारी मामलात में होता है, या फिर जो है वो चेक बुक किसी के पास रखी होती है, दो पार्टनर्स होते हैं कि आप जो है वो कोई किसी को देना हो कुछ पैसे तो इस चेक बुक के ज़रिए से दे देना, हम दोनों पार्टनर हैं, 2-3 चेक्स के ऊपर उसने साइन करके रखे हुए, तो वो फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन नहीं है। इस सूरत में जो है वो मुलजिम के ऊपर कोई चार्ज नहीं बन पाएगा, वो एक्यूटल हो जाएगा। अच्छा, एक जो अहम बात मैं आपको बताता चलूँ वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से मुताल्लिक है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये लिखा है कि अंडर सेक्शन 30 आपको नोटिस जो है वो मुखालिफ पार्टी को ज़रूर देना है। आपको मुखालिफ पार्टी ने चेक दिया और आपका चेक बाउंस हो गया, तो आप एफआईआर कराने से पहले, समरी सूट फाइल करने से पहले मुखालिफ पार्टी को नोटिस देंगे। ये जो है वो नोटिस देना ज़रूरी है, ये वो ज़रूरी बात है। जब आपका चेक बाउंस हो जाए तो चेक बाउंस होने के बाद आपने बैंक से जो है वो चेक वापस लेना है, और बैंक जो है वो आपको एक मेमो ऑफ रिटर्न बना के देगा, वो ज़रूरी तौर पर बैंक से लेना है। और वो लेने के बाद मुखालिफ पार्टी को जिसका चेक बाउंस हुआ है उसे एक नोटिस भेजना है। उस नोटिस के अंदर कोई उसका ख़ास प्रोफार्मा नहीं है, बस उसके अंदर आपने ये लिख कर देना है कि आपने जो मुझे चेक दिया था वो बाउंस हो गया है, वो जो है डिसऑनर हो गया है, लिहाजा आप जो है वो 14 दिन के अंदर अंदर मेरे पैसे मुझे दे दें, अदरवाइज़ मैं जो है आपके ख़िलाफ़ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने का इंटाइटल हूँ। और वो 14 दिन के बाद आप जो है वो उसके ख़िलाफ़ एफआईआर करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ केसेस में लोगों ने ऐसा भी किया कि आज जो है वो चेक बाउंस करवाया और आज ही रात में जाके एफआईआर करा दी, समरी सूट दूसरे दिन सुबह फाइल कर दिया। इस तरह से जो है वो आपका केस डैमेज हो जाता है। ये ज़रूरी है इसके अंदर। अगर मुलजिम ने डिसऑनेस्टली किसी को चेक नहीं दिया, मसलन श्योरिटी के तौर पे दिया है, तो मुलजिम एक्यूटल हो जाएगा। सिविल और क्रिमिनल केसेस एक साथ चल सकते हैं, और सिर्फ इस बुनियाद पर कि सिविल केस पेंडिंग है मुलजिम को बरी नहीं किया जा सकता। जहाँ तक बात है प्रोमिसरी नोट की, तो प्रोमिसरी नोट के ऊपर 2 गवाहों के दस्तखत होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, चेक की बिना पर समरी सूट के अलावा आम सूट भी फाइल किया जा सकता है। ये बात डिसाइड हुई है
2014 CLC पेज नंबर 837 में। डिफेंडेंट को जो है वो समरी सूट में आकर ये बताना होता है कि ये जो आपका चेक है, ये जो आपका प्रोमिसरी नोट है, ये आपने इसको क्यों दिया था, ये उसके पास किस तरह से चला गया, क्योंकि इसके ऊपर लैंडमार्क जजमेंट्स हैं कि आपने जो है वो उससे कोई चीज़ लिए बगैर, उससे कोई फ़ायदा लिए बगैर उसको ये चेक कैसे दे दिया। अगर इस तरह से आपका चेक उसके पास चला गया है तो आप उसकी वजह बताएं कि वो किस तरह से वो चेक आपके पास से वहाँ गया है। इस बात का ऑब्लिगेशन उसके ऊपर होता है। ये जो बात है ये डिसाइड हुई है YLR 2017 पेज नंबर 416 में। बैंक में अगर चेक पेश नहीं किया गया, यानी कि डिसऑनर हुआ ही नहीं है, तो ना तो समरी सूट फाइल किया जा सकता है और ना ही FIR का इंदराज किया जा सकता है। ये बात डिसाइड हुई है 2016 CLC 937 में। प्रोनोट से मुतालिक ये अहम बात है कि अगर प्रोनोट होगा 5 लाख रुपए का या 5 लाख रुपए से ज़्यादा रकम का, तो उसके ऊपर जो है 100 रुपये का स्टैम्प ड्यूटी ज़रूरी है। अगर उस पर 100 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगाई गई है तो आपको कोर्ट में जाते वक्त उस पर जुर्माना भी लगाना पड़ेगा और उसकी जो 100 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी है वो भी लगाना पड़ेगी। अदरवाइज़ जो है वो आपकी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो प्रोसीड नहीं हो पाएगी, आपको रिलीफ नहीं मिल पाएगा। आप जो प्रोमिसरी नोट बनाएंगे उस पर दस्तखत करने से पहले उसकी ड्यूटी जमा करानी पड़ती है। अगर आपने उसकी ड्यूटी जमा नहीं कराई है तो उसके बाद उसकी ड्यूटी जमा होती है वो जुर्माने के साथ, यानी सर्टिफिकेट के साथ जमा होती है और वो ड्यूटी से कई गुना ज़्यादा होती है। और दस्तखत के बाद आप जो है वो उसके ऊपर वो लगवा कर, जो उसका जुर्माना है, जो उसका सर्टिफिकेट है, वो लगवा कर उसके बाद आप सूट फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सूट फाइल नहीं कर सकते। इसी तरह से समरी सूट की जो लिमिटेशन है वो सिर्फ 3 साल है। इस पर डील करता है PLD 1995 SC 362 2005 YLR 3321 2007 MLD पेज नंबर 1 2008 MLD 858 और 2009 CLC 858। लीव टू डिफेंड ना आने की सूरत में अगर बंदा आ गया मगर लीव टू डिफेंड नहीं लगाई तो एडमिटेड पोजीशन में माना जाएगा कि ये जो चेक है ये आपने दिया था और आपके ऊपर जो एलिगेशन है वो सही है, क्योंकि आपने लीव टू डिफेंड कोर्ट में फ़ाइल नहीं की है। जब लीव टू डिफेंड आपने फ़ाइल नहीं की तो एडमिटेड पोजीशन में आ जाएंगे और सूट डिक्री हो जाएगा आपके ख़िलाफ़। इसमें किसी किस्म की कोई एविडेंस नहीं चलेगी और डायरेक्ट आर्डर हो जाएगा। ये बात डिसाइड हुई है 2009 SCMR 1101 में। लीव टू डिफेंड बगैर श्योरिटी के भी अलाउ हो सकती है। उसमें जो है वो कोर्ट ये भी आर्डर कर सकती है कि आपको श्योरिटी जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है अपने मैटर को डिफेंड करें। आपका जो ये चेक बाउंस हुआ है इसके अंदर ये बातें जो आपने लीव टू डिफेंड में लिखी हैं, कोर्ट इस बुनियाद के ऊपर आपको लीव टू डिफेंड बगैर पैसे जमा कराए अलाउ कर रही है। ये बात डिसाइड हुई है 1999 SCMR 2832 में और 2006 PLD लाहौर हाई कोर्ट की 744 में। लीव टू डिफेंड की दरख्वास्त डिसमिस हो जाने की सूरत में, लेकिन वो डिसमिस होनी चाहिए नन प्रोसिक्यूशन में। क्या आपने प्रोसीड नहीं कर पाए, आ नहीं पाए, वकील साहब नहीं आ पाए, कोई और वजह है, हो जाने की सूरत में आप उसको दोबारा से रिव्यू करा सकते हैं उसी कोर्ट में, सेम कोर्ट में, और दोबारा रिव्यू करा के उस पर आर्डर करा सकते हैं। ये बात डिसाइड हुई है 2003 YLR 2724 में। अच्छा, किसी के पास ऐसा होता है कि चेक्स पड़े हुए हैं, वो हमने घर में रख दिए थे, अभी 3-4 साल गुजर गए, अब जो है हम ये चाहते हैं कि उसके ऊपर सूट फाइल कर दें। उठ गए हाजी साहब कि यार नहीं, ऐसी की तैसी है उसकी, तो इस सूरत में आप जो है वो समरी सूट फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो चेक्स होते हैं वो स्टेट के लाते हैं और जो कानून है हमारा वो विजिलेंट को सपोर्ट करता है, इंडोलेंट को सपोर्ट नहीं करता। आपको चेक दिया, आप 3-4 साल 5 साल अपने पास रखते, उसके बाद आप बोलते हैं कि मैंने जो है वो उससे रिकवरी करनी है वकील साहब, चलो, ऐसा नहीं हो सकता। और 4 साल के बाद समरी सूट नहीं फाइल किया जा सकता। ये बात डिसाइड हुई है 2006 CLC 797 में
और 2008 CLC 1378 में अगर गैर मशरूत तौर पर लीव टू डिफेंड डिसाइड हो गई या मशरूत तौर पर डिसाइड हो गई, तो एक मरतबा लीव टू डिफेंड डिसाइड होने के बाद कोर्ट उस आर्डर को रिकॉल नहीं कर सकती। ये नहीं हो सकता कि ये जो आर्डर हुआ था मैं इसको रिव्यू करती हूँ और इसके अंदर ये आर्डर होगा और वो जो पुराना आर्डर था वो मैंने रिकॉल कर दिया है, ये नहीं हो सकता। 2007 CLC 1023 में ये बात डिसाइड की गई है। अच्छा, ये जो चेक बाउंस की जो सज़ाएँ हैं ये PPC के सेक्शन 489F के अंदर तो 3 साल सज़ा लिखी हुई है, लेकिन अभी जो है वो रिसेंटली जो जजमेंट्स आई हैं, अमेंडमेंट्स हुई है, उसके हिसाब से इसकी सज़ा जो है वो चेंज हो चुकी है और ये अमाउंट के हिसाब से इसकी सज़ा को डिसाइड किया गया है। अच्छा, अगर चेक होगा 10 लाख रुपए तक का, यानी 10,000 का है या 10 लाख रुपए का है, तो उसकी सज़ा होगी 3 साल और जुर्माना होगा डबल जुर्माना जमा कराना होगा और 3 साल सज़ा होगी। अगर आपका चेक होगा 10 लाख रुपए से ज़्यादा का लेकिन 50 लाख रुपए से कम का, तो उसकी सज़ा होगी 5 साल और जुर्माना वही होगा डबल, यानी कि 14 लाख रुपए का चेक है आपका तो 28 लाख रुपए जुर्माना हो जाएगा और 5 साल सज़ा हो जाएगी। अच्छा, अगर आपका जो चेक है वो 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए का है, तो उसकी जो सज़ा होगी उसकी सज़ा होगी 7 साल और डबल जुर्माना होगा। 1 करोड़ से कम, 50 लाख से ज़्यादा है तो 7 साल सज़ा होगी और जुर्माना डबल होगा। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का है और 3 करोड़ तक पहुंच रहा है वो, अगर ये मामला आ जाएगा चेक बाउंस में, तो उसकी सज़ा जो है वो मैक्सिमम 10 साल बनाई गई है। 10 साल उसकी सज़ा होगी और डबल जुर्माना होगा। ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अमेंडमेंट आई है। एक अहम बात यह है कि समरी सूट के अंदर चेक बाउंस के मैटर के अंदर अगर डिफेंडेंट को नोटिस वसूल होता है तो उसके अंदर जो डेट लिखी है वो लिखी गई है 12 दिन के बाद की, 15 दिन के बाद की। आपको 15 दिन का इंतज़ार नहीं करना है। आपको जो है वो नोटिस वसूल होने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में जाकर लीव टू डिफेंड फाइल करनी है। अगर आपने 10 दिन के अंदर लीव टू डिफेंड फाइल नहीं की है और आप 12 दिन के बाद, 15 दिन के बाद जो है वो लीव टू डिफेंड फाइल करेंगे, तो आपकी लीव टू डिफेंड मेंटेनेबल नहीं होगी, वो लिमिटेशन बार्ड हो जाएगी। ये बात डिसाइड हुई है 2007 MLD 1724 में 1993 SCMR 931 में। कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक वगैरह गुम होने की सूरत में आप जो है उसकी कॉपी को सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर पेश करके अपना सूट फाइल कर सकते हैं। समरी सूट आपका मेंटेनेबल होगा, आप लगा सकते हैं। ये बात डिसाइड हुई है 2005 CLC 777 में। लेकिन मैं आपको कानून की निगाह में और अपने तजर्बे की बुनियाद पर यह मशवरा देता हूँ कि अगर आपका चेक बाउंस जो था वो मिसप्लेस हो गया है, अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप जो है वो ऑर्डिनरी सूट फाइल करें बजाय समरी सूट के। ये एक मेरा अपना ओपिनियन है। बहरहाल आपके लिए जो एक और अहम बात है वो ये है कि चेक अगर आपको कोई मिला है और उसके अंदर आपको ऐसा महसूस होता है कि यार ये बाउंस हो जाएगा, पार्टी जो है वो मुझे बार बार मना कर रही है, तो उसकी जो डेट होती है उस पर लिखी हुई कि भाई जनवरी 2024 का मेरा चेक है, तो ये जो है आपको 6 माह के अंदर अंदर बाउंस करवाना है। अगर ये 6 माह से ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर ये बाउंस नहीं हो पाएगा आपका। 6 महीने की इसकी लिमिटेशन होती है और जैसे ही आपका चेक बाउंस होगा, चेक बाउंस के बाद आपने वहाँ से उसकी ओरिजिनल चेक वसूल करना है और ओरिजिनल चेक के साथ जो उसकी बाउंस स्लिप होगी बैंक से वो वसूल करनी है और वो वसूल करने के बाद आपने मुखालिफ पार्टी को नोटिस भेजना है सेक्शन 30 का, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। अगर आपने उसको नोटिस नहीं भेजा और डायरेक्ट FIR करा दी या डायरेक्ट जो है वो समरी सूट फाइल कर दिया तो आपको उसमें नुकसान हो जाएगा, आप अपना केस विक्ट्री नहीं कर पाएंगे। ये चंद अहम बातें थी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से मुतालिक और 489F से मुतालिक और समरी सूट से मुतालिक, लीव टू डिफेंड से मुतालिक। अब हम जो है वो इससे आगे बात करेंगे अपने दोस्तों से नेक्स्ट पार्ट के अंदर इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू सो मच।